आज मुख्य रूप से तो हम 15 अगस्त 1947 के बाद के हालात देखेंगे। देखिए, हिंदुस्तान ने 1.5 2 साल आजादी के 1.5 2 साल बाद अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया और 52 से इलेक्शन शुरू कर दिए। और अच्छी बुरी जैसी भी डेमोक्रेसी है, जाहिर है कि हम में से ज्यादातर लोग पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होते। हमें लगता है कि और कुछ होना चाहिए था, खासतौर से जो सेकुलरिज्म वाला फ्रंट था। लेकिन फिर भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, इलेक्शंस होते रहे। इंडियन आर्मी ने पहले ही दिन 15 अगस्त 1947 को ही वो डॉक्यूमेंटेड है, जब उन्हें प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने, जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, उनको एक चिट्ठी लिख दी कि भाई जो भी पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, उसमें जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसी की राय आखिरी मानी जाएगी। बल्कि यहां तक कह दिया है जनरल साहब को कि अगर आपको कोई इख्तलाफ हो और वापस जाना चाहें तो आप वापस जा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। पाकिस्तान ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। 73 तक जा करके तरह तरह एक्सपेरिमेंट होते रहे, कॉन्स्टिट्यूशन बना। पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स जो इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स के साथ सैंडहर्स्ट में एक साथ जिन्होंने ट्रेनिंग ली थी, एक ही ट्रेडिशन जिन्हें मिली थी। 65 की लड़ाई में तो हालत ये थी कि एक ही प्लेटून के दो लोग आपस में लड़ रहे थे, मुख्तलिफ उसमें रह करके मुल्कों की तरफ से। तो ये एक थोड़ा सा मेरे लिए गुत्थी है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। आप 75 साल में अगर आप देखेंगे तो आधा वक्त तो फौज ने हुकूमत की। जब फौज ने हुकूमत नहीं की तो सिविलियंस जो थे वो किसी ना किसी तरह उनके ताबे रहे। तो ये क्या, इसके पीछे कोई खास सोशियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल किस तरह का कारण हो सकता है? मतलब आप इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आपने बहुत से मसले उठाए, तो उनको एक एक करके देखा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आ, पाकिस्तान में आइन, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जल्दी नहीं बन सका, और क्यों ये तय नहीं हो सका कि ये एक सेक्युलर मुल्क बनेगा या कि एक इस्लामी मुल्क बनेगा, शरिया स्टेट बनेगा। ये मसले तो अब भी हल नहीं हुए हैं। तो अगर आप इसकी वजह पूछना चाहें तो बेसिकली ये कि पाकिस्तान सिर्फ एक ही चीज को सामने रखते हुए बनाया गया, और इसमें जिन्ना साहब का सबसे बड़ा किरदार था, मगर खैर वो अकेले नहीं थे, ही वॉज लीडिंग दैट एफर्ट। और उसका मकसद एक और एक ही था, ये नहीं कि अंग्रेज के खिलाफ लड़ना है, लेकिन ये कि हिंदुओं से अलहदगी चाहिए। और जो आज़ादी की बात होती है पाकिस्तान में, वो हिंदुओं से आज़ादी की बात होती है। अब चलिए, लोगों को आप इस नारे के ऊपर तो उकसा सकते हैं, आप उनको जोड़ सकते हैं, आप उनको हरकत दे सकते हैं, आप उनको खूब गुस्से में ला सकते हैं। ये सारे काम तो जिन्ना साहब बहुत अच्छी तरह से कर सके। लेकिन जिन्ना साहब ने कभी कोई ऐसा अपना विजन नहीं पेश किया कि पाकिस्तान को क्या होना चाहिए। अब देखें, पाकिस्तान बना इस मुस्लिम आइडेंटिटी के ऊपर। उसमें यह भी नहीं था कि वो सुन्नियों के लिए बनेगा या शियों के लिए बनेगा या अहमदियों के लिए बनेगा, जो कि आजकल बहुत ही मातूब लोग हैं, डरे हुए लोग हैं। उसमें सिर्फ ये था कि बस हमें, हमारी आइडेंटिटी, हमारी शनाख्त मुस्लिम है। अब ये शुरू में चीज थी नहीं, जैसा कि मैं अर्ज कर रहा था। ये 19वीं सदी के वस्त तक, उसके बीच तक ये बात थी नहीं। मुस्लिम और हिंदू साथ रहते थे। हाँ, कभी कभी लड़ाइयां भी हो जाती थी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कि शिवाजी ने औरंगजेब को, उसकी मुगलिया सल्तनत को तोड़ा, लड़ाइयां होती थी। लेकिन हिंदू मुस्लिम अमन के साथ, शांति के साथ रहते भी थे। लेकिन जब ये वक्त आया 1947 का, तो उस वक्त तो ये कम्युनल डिवाइड है जिसने पाकिस्तान को जन्म दिया। इट वॉज नथिंग बट द कम्युनल डिवाइड। अब मसला यह है कि जिन्ना साहब जो
जिनको हम कायदे आजम कहते हैं, he was a very great leader, लेकिन his leadership was to further the divides. और वो जानते थे कि सिवाय इसके और कोई तरीका नहीं है जिससे पाकिस्तान बन सकता है। उनके दिमाग में कोई ऐसी बात नहीं थी कि पाकिस्तान किस किस्म का स्टेट बनेगा, तो उन्होंने कभी इस पर कुछ लिखा नहीं। वो अगर उन्होंने एक तो ये कि कोई किताब नहीं लिखी, कोई ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा, कोई पेपर नहीं लिखा कि पाकिस्तान को एक लिबरल डेमोक्रेसी होनी चाहिए जिस तरह की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बर्तानिया में है, या ये कि ये कुछ और होगा। अच्छा, और क्या होगा? उन्होंने कभी लोगों से, अवाम से बात, जनता से बात करते हुए ये कहा कि यहाँ पर एक इस्लामी निज़ाम होगा, क्योंकि इस्लाम में सारे के सारे जवाबात मौजूद हैं। फिर कभी कभी, कम लेकिन फिर भी कभी कभी वो ये भी कहते थे कि इधर फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या क्रिश्चियन हैं, यू कैन गो टू योर टेम्पल्स, यू कैन गो टू योर मॉस्क, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द स्टेट। नतीजा ये कि जो उन्होंने एक खाका नहीं बनाया, एक ब्लूप्रिंट नहीं दिया पाकिस्तान को, उसकी वजह से पाकिस्तान किसी एक रास्ते पर नहीं चल सका जिस तरह इंडिया चल सका नेहरू के होते हुए। तो यहां पर मैं जवाहरलाल नेहरू को बहुत ज्यादा क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने जेल में भी लिखकर किताबें लिखी और इंडिया को एक रास्ता दिया कि इट मस्ट बी ए कंट्री विद साइंटिफिक टेम्पर। बड़ी खूबसूरत बात उन जवाहरलाल नेहरू ने की कि साइंटिफिक टेम्पर, मॉडर्निटी, जदीदियत, ये वो चीजें हैं जो इंडिया को आगे ले जाएंगी। और इसमें अपने आसपास उन्होंने जिन लोगों को जमा किया, खुसूसन मौलाना अबुल कलाम आजाद, तो वो लोग भी इसी सोच के कायल थे। अब जिन्ना साहब के आसपास जो मुस्लिम लीग के बड़े दूसरे लोग थे, वो जमींदार थे, कुछ उनमें से बंबई के कैपिटलिस्ट भी थे, लेकिन ज्यादातर ये बड़े पंजाबी और सिंधी वडेरे और जमींदार थे। और हालांकि हाँ, कुछ उनमें से गए थे बाहर, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज भी गए होंगे, लेकिन वापस आए और वही फ्यूडल सोच रखते थे। तो जब जिन्ना साहब बीमार हो गए और फिर कोई 1.5 साल के बाद, पाकिस्तान के 1.5 साल के बाद वो फौत हो गए, तो उसके बाद फिर छीना झपटी शुरू हो गई। और हम ये देखते हैं कि मुस्लिम लीग तो उसके कोई 1-1.5 साल के अंदर वो तितर बितर हो गई, खत्म हो गई। उसके बाद छीना झपटी हर तरफ शुरू हो गई। और यही वजह है कि 1958 में अयूब खान ने मार्शल लॉ डिक्लेयर किया। हाँ, उस वक्त आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो इंडियन आर्मी थी और पाकिस्तान आर्मी थी, वो तो दोस्त थे। वो देहरादून में जाकर पढ़ा करते थे, वो शिमला जाते थे वेकेशंस के लिए वहाँ पर। और जब वो एक दूसरे के कैद में भी होते थे, जेलों में भी होते थे, तो वो एक दूसरे को पहचानते थे और बहुत प्यार से एक दूसरे को रखते थे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।